सरकार ने आज कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में कांग्रेस की प्रणीति सुशील कुमार शिंदे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएमएसवाईएम पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है और जो कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी 50% मासिक योगदान देता है और इतना ही योगदान केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, एटेक ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मांग। एटक ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे गैर अंशदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें। देश में पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन एटक ने नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि 2015 के बाद कभी इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ मीटिंग नहीं हुई है। एटक ने कहा है कि 11 साल के बाद भी पीएम ने इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। एटक ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली अनिवार्य आईएलसी बैठक 2015 के बाद भी कभी नहीं हुई है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों ने एक बैठक बुलाई है। हालांकि कार्मिक विभाग की ओर से जारी बैठक के नोटिस में किसी एजेंडे का जिक्र नहीं है। बैठक का नोटिस देखने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम कुछ सकारात्मक घोषणाएं कर सकते हैं, जैसे एनपीएस को वापस लेना और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आदि। हालांकि माना जा रहा है कि पीएम ने एनपीएस में सुधार के लिए टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिश पर सरकार के फैसलों की जानकारी देने के लिए ही यह बैठक बुलाई है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन और केंद्रीय ट्रेड यूनियन अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ हैं, क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों से किसी भी योगदान की अपेक्षा किए बिना एक सभ्य और सम्मानजनक पेंशन प्रदान करके उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी देखभाल करे। सरकार को अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए उनसे अंशदान मांगकर उन पर कर लगाने के बजाय अंशदान देना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रमुख कर्मचारी संगठनों में से एक एआईडीएफ ने दिनांक 23 अगस्त 2024 को एक अपील के माध्यम से प्रधानमंत्री को सूचित किया है कि एनपीएस में सुधार उनकी मांग नहीं है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गैर अंशदायी पेंशन योजना वापस बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी अपील में आयुध कारखानों के निगमीकरण, डीआरडीओ के पुनर्गठन आदि को वापस लेने की भी मांग की है। चूंकि सरकार एनपीएस को वापस नहीं ले रही है और एनपीएस में केवल कुछ दिखावटी बदलाव कर रही है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। हम एआईडीएफ को उनके द्वारा उठाए गए रुख के लिए बधाई देते हैं, जो वास्तव में लाखों युवा केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की भावना को दर्शाता है जो अंशदायी एनपीएस का शिकार बन गए हैं। एटक ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे गैर अंशदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें। एटक अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सभी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का समर्थन करना जारी रखेगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। हाल के चुनावों में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने को मुद्दा बनाने के दांव का केंद्र सरकार ने काटखोज निकाला है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। कर्मचारियों को मिलेगी सुनिश्चित राशि। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। पुरानी पेंशन स्कीम से कितना है अलग? एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। यूपीएस के लिए कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जो साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा। ओपीएस के रूप में अब सुनिश्चित पेंशन के लिए यूपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित, ग्रेच्युटी के अलावा 6 माह का वेतन भी एकमुश्त सेवानिवृत्ति पर मिलेगा।
कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं, सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18% किया। पहले वर्ष में सरकार पर 6,250 करोड़ रुपये का बोझ। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प। राज्य केंद्र सरकार के मॉडल को कर सकते हैं स्वीकार। 99% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने में फ़ायदा। वैष्णव, इससे केंद्र पर वर्ष 2025-26 के दौरान ही 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चुनावी माहौल में इसे सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक मोहरा भी माना जा रहा है। यूक्रेन से यात्रा के बाद शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक देर शाम को हुई, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फैसला किया गया। कब से किया जाएगा लागू? सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे सीधे तौर पर 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार का आकलन है कि अभी कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मियों के लिए एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। एनपीएस वर्ष 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुए हैं उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें जो अतिरिक्त राशि व उसका ब्याज बनेगा उसका भुगतान केंद्र से होगा। ऐसे कर्मचारियों को केंद्र को 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। क्या राज्य सरकारें भी करेंगी लागू? वैष्णव ने बताया कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं। ऐसा होता है तो देश भर में 90 लाख राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है। स्पष्ट है कि चुनाव में मुद्दा बने रहे विपक्षी दलों पर अब ये जिम्मेदारी आएगी कि वह भी अपने राज्यों में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की घोषणा करे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले 1-2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणा होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वह अपने मैनिफेस्टो में राज्य में इसे लागू करने की घोषणा करे। इस स्कीम का सबसे पहला तथ्य यह है कि इसमें कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगा, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था है। यूपीएस का फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस का दूसरा अहम पहलू यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। वैष्णव का कहना है कि आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपये बनती है। चौथा पहलू, पेंशन की राशि जो महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है, यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। पांचवा पहलू, सेवा में संपन्न हर 6 माह के लिए मूल वेतन का 10% राशि एकमुश्त मिलेगी जो ग्रेच्युटी के अलावा होगी। सूचना व प्रसारण मंत्री के मुताबिक मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा। समिति ने तैयार की थी विस्तृत रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में पूर्व वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ताकि एनपीए की समीक्षा की जा सके। इस समिति ने केंद्रीय कर्मचारियों के संघों व दूसरे प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों, आरबीआई, विश्व बैंक, राजनीतिक दलों समेत दूसरे श्रम संगठनों के साथ विस्तार से विमर्श के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी। वैष्णव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। वैष्णव ने इसकी घोषणा के साथ ही कांग्रेस पर निशाना लगाया कि उनकी हिमाचल प्रदेश व राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीसी लागू करने का ऐलान जरूर किया था लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि पीएम मोदी ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर समिति गठित की और अब नई योजना को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने साफ किया कि इस नई स्कीम के लिए केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। ओपीएस जहां बगैर किसी वित्तीय योगदान की सुनिश्चित भुगतान योजना थी, वहीं यूपीएस के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए केंद्र का योगदान बढ़ा दिया गया है। पहले ये योगदान की राशि 10% थी जिसे वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने बढ़ाकर 14% किया था। अब 18.5% करने का फैसला किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी योजना। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% अमाउंट भी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। वहीं अगर सर्विस के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
एनपीएस या यूपीएस में से एक स्कीम चुन सकेंगे कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्स में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन भी होगा। अगर राज्य सरकार भी कर्मचारियों को यूपीएस स्कीम के हिसाब से पेंशन दे तो लगभग 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अभी एनपीएस का फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी पेंशन स्कीम बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा। योजना लागू होने के बाद सरकारी खर्च 6,250 करोड़ तक बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया, इस स्कीम के बाद एरियर्स पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्कीम लागू होने के बाद पहले साल में सरकार का खर्च लगभग 6,250 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ 100 से ज़्यादा बैठकों के बाद इस पेंशन योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने योजना तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन थे।